हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज अपन पढ़ेंगे मन स्टैक के बारे में कि मन स्टैक क्या क्या होते हैं और क्या टेक्नोलॉजीज में यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आपने मन स्टैक कहीं पहले पढ़ा नहीं, ठीक है, तो आज से आपका ये स्टार्टिंग हो सकता है। ठीक है, फिर अगर फ्यूचर में कहीं पढ़ने जाएंगे मन स्टैक के बारे में, तो आपको चीज़ें पता होंगी कि क्या क्या है, आप सेंस कर पाएंगे, चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज से आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा। अगर और आपको अगर पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मन स्टैक सीखने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले, कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ है इस पर काम करने से पहले। ठीक है, उसको देख लेते हैं। वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जो कि मस्ट है। आपको ये तीन चीज़ें आनी ही चाहिए। ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, जिससे आपके मन स्टैक जल्दी और स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेनली इसमें बैकएंड होता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि जावास्क्रिप्ट से लिखा जाता है। अगर अगर आपका जावास्क्रिप्ट वीक होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, मस्ट है इस पर काम करने से पहले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मर्न स्टैक होता क्या है। सो मर्न स्टैक कंटेन्स बेसिकली फोर टेक्नोलॉजीज लाइक M फॉर MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस एंड R फॉर React JS एंड N फॉर Node.js। ठीक है, तो ये चार टेक्नोलॉजीज यूज करके अपन क्रिएट कर सकते हैं एक फुल स्टैक एप्लीकेशन। ठीक है, एक फुल स्टैक एप्लीकेशन अपन क्रिएट कर सकते हैं। सो मेनली मर्न स्टैक डिवाइड दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, आपका एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड पे अपन यूज करते हैं रिएक्ट जीएस, एंड बैक एंड यूज होता है अपना मोंगोडीबी एक्सप्रेस एंड नोड जीएस, जो कि बैक एंड बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो ये है मर्न स्टैक का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अपन चलते हैं एक टेक्नोलॉजी के पास और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, सो आता है सबसे पहले मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी क्या होता है? मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। डेटाबेस बोले तो डेटाबेस एक जगह है जहाँ पर डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, उसको डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो मोंगोडीबी एक डेटाबेस है जो कि नो सीक्वल डेटाबेस है। आपने सुना होगा एसक्यूएल। सो जो कि डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल फॉर्म। आपने एक्सेल शीट देखा होगा। ठीक है, एक्सेल शीट जो टेबल बना रहता नहीं है, कॉलम रो, उस फॉर्मेट में एसक्यूएल डेटा को स्टोर करता है, लेकिन मोंगोडीबी में जेसन फॉर्मेट में होता है स्टोर डेटा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका ट्रेडिशनल एसक्यूएल और मोंगोडीबी में। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो उसके बारे में। और हाँ, आपके डेटाबेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। ठीक है, सो मोंगोडीबी आपका नॉन रिलेशनल कैटेगरी में आता है, और जो आपका एसक्यूएल होता है वो आपका रिलेशनल कैटेगरी में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आता है अपना एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, अब एक्सप्रेस जेएस क्या होता है? बेसिकली एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क है नोड जेएस का। ठीक है, अब फ्रेमवर्क क्या होता है? बेसिकली फ्रेमवर्क, आप फ्रेमवर्क जो प्री बिल्ट स्ट्रक्चर मीन्स, आपको फ्रेमवर्क में एक पहले से बना बना स्ट्रक्चर मिलता है, आपको इसी स्ट्रक्चर वे में काम करना पड़ेगा। आपको एक फ्लो दे दिया जाता है कि इसी वे में आपको काम करना है, कि आप उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। उसमें बहुत लिमिटेशंस रहते हैं, इसमें कुछ कन्वेंशन रहते हैं, आपको उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने, जैसे कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो मेनली रिएक्ट में क्या होता है कि आप उसमें कुछ इस तरह से कन्वेंशंस नहीं होते ज़्यादा, उसमें कुछ इस तरह रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि आपको इसी वे में ही काम करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली एक फ्रेमवर्क और एक लाइब्रेरी के बीच में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो कि यूज होता है राउट बनाने के लिए। राउट मतलब जैसे कि एंड पॉइंट, यूआरएल पाथ। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम जैसे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है www.instagram.com/login/ साइन अप पे साइन अप। सो जो साइन अप लॉगिन ये होता है राउट होते हैं आपका। सो ये राउट अपन एक्सप्रेस की हेल्प से क्रिएट करते हैं। सो आप एक्सप्रेस को समझ सकते हैं एक मिडल मैन, जो कि फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में है। जो कि आप जो भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से सेंड करते हैं वो एक्सप्रेस रिक्वेस्ट लेता है, और जो और डेटाबेस से वो डेटा को रिट्रीव करके आपको देता है एज पर द रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट आपने सेंड किया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट आपको डेटा देगा। मीन्स आपको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको एक्सप्रेस के पास जाना पड़ेगा। सो एक्सप्रेस आपको बेसिकली एक्सप्रेस इज अ मिडिल मैन, जो कि आपको हेल्प करता है डेटाबेस से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है। सो और जो भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं आप एक्सप्रेस जिसकी हेल्प से आप वहाँ से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट, वॉट एवर द रिक्वेस्ट यू विल सेंड फ्रॉम योर बैक फ्रॉम योर फ्रंट एंड। ओके,
आई होप आपको एक्सप्रेसेस के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा, और राउट क्या होती है, और फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो कि रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। तो रिएक्ट जेएस को बनाया था फेसबुक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम था जॉर्डन वॉक करके। ठीक है, इसने रिएक्ट जेएस को बनाया था। जैसे मैंने बताया कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, और जैसे कि लाइब्रेरी मतलब मैंने पहले बताया आपको इसलिए एक्सप्रेशन टाइम कि लाइब्रेरी में कुछ कन्वेंशंस नहीं होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कि आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। जो कि आपको फ्रेमवर्क में कुछ स्ट्रक्चर दिए रहते हैं कि एक प्री बिल्ट स्ट्रक्चर रहता है कि आपको इसी में भी काम करना पड़ेगा, जो कि लाइब्रेरी में नहीं होता है। रिएक्ट जैसे अपन यूज़ करते हैं JSF, जो कि होता है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ही आप HTML एम्बेड करके लिख सकते हैं, मतलब आप दोनों को साथ में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने पहले HTML अलग से, CSS फाइल अलग से, HTML अलग से, जो जो भी आपको अगर HTML में कुछ मैनिपुलेट करना होता था, कुछ चेंजेस करने होते थे या कुछ भी करना होता था, तो आप सबसे पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी से आप पहले गेट करेंगे आप जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आप उसको मैनिपुलेट करते थे। यहाँ पर अपन जेएसएस की मदद से अपन डायरेक्ट उसी में ही HTML साथ साथ जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये फॉलो करता है कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। कंपोनेंट मतलब होता है एक पीस ऑफ कोड, जैसे कि आपने बटन बनाया, एक कंपोनेंट बन गया। ठीक है, आपने कंपोनेंट बनाया बटन का, आप उस कंपोनेंट को आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, आपको उस कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने एक बार लिखा, आप उसको मल्टीपल जगह यूज करते हैं कंपोनेंट बेस्ड। तो ये होता है रिएक्ट का। आपको आई होप आप समझ में आया हो क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, अब चलते हैं नोड जेएस की तरफ। बेसिकली नोड जस्ट एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। आप बिना ब्राउज़र के आप जावास्क्रिप्ट को अपने टर्मिनल पे रन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नोड जस्ट इज यूज फॉर क्रिएटिंग सर्वर। ठीक है, अब आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की मदद से अपन सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नोड जस्ट को हमें पावर देता है कि आप जावास्क्रिप्ट कोड लिख करके उस लैंग्वेज से अपन सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट पहले वेब ब्राउज़र पे रन होता था। ठीक है, जो कि वेब ब्राउज़र के पास पावर था कि आप वहाँ जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, और वेब ब्राउज़र के उस इंजन की मदद से आप वहाँ सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब जो पावर वेब ब्राउज़र के पास था, जो कि V8 इंजन यूज़ करता था वेब ब्राउज़र, अब उस इंजन को यूज़ Node.js में कर दिया गया, इंस्टॉल किया गया। अब जो पावर वेब ब्राउज़र के पास था, अब Node.js के पास है। अब अब जावास्क्रिप्ट जो यूज़ करते थे ब्राउज़र पे, अब अपन Node.js में यूज़ कर सकते हैं, और अपन जावास्क्रिप्ट की मदद से अब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन नोड.जेएस की हेल्प से एक एपीआई बना सकते हैं, सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। ये है नोड.जेएस। ठीक है, तो नोड.जेएस हमें एक पावर देता है कि आप जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज की मदद से आप अपन सर्वर साइड कोडिंग कर सकते हैं, बैकएंड बना सकते हैं। ठीक है, सो जो जावास्क्रिप्ट आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज, जो कि सिर्फ फ्रंट एंड बनाने के लिए होता था। लेकिन अब नोड जैसे हमें वो पावर देता है कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से आप बैकएंड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है नोड जेएस का इंट्रोडक्शन, और आई होप आपको समझ में आएगा कि नोड जेएस क्या है। ठीक है, गाइस ये रहा मॉन स्टैक के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया समझाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।